वेलकम टू शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, एक आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग मेडिटेशन सेंटर। मैं डॉक्टर वंदना त्यागी सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी डिवाइन सोल्स को मेरी तरफ से बहुत सारा ढेर सारा प्रणाम, नमस्कार। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है स्किन डिजीज़, त्वचा रोग। और त्वचा रोग को हम जो है शुरू करेंगे। त्वचा रोग का जो हम पहला टॉपिक लेकर आए हैं वो आए हैं एक्ने। मेरे से एक मित्र बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि मैम एक्ने पर बनाइए, तो मैं आज एक्ने पर टॉपिक पूरा लेकर आई हूँ। एक्ने क्या होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, सिस्टिक एक्ने क्या होते हैं, कॉमन एक्ने क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे एक्ने के बारे में। जब बरसात ख़त्म होती है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा स्किन डिजीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, त्वचा रोग उभरते हैं। क्योंकि बिल्कुल जब बरसात होती है तो आप कुछ एसिडिक चीज़ें खाते हैं, जैसे बरसात में पकोड़े आपने खाए, जैसे आपने कुछ भी एसिडिक फूड खाया, पराठे खूब खाए, पूरियाँ खाई, तो इसमें जो एसिड है आपका वो कलेक्ट हो गया बॉडी के अंदर। और जब अब ये बरसात का बाद आएगा तो वो उपद्रव करेगा, वो उभरेगा, ऐसा आयुर्वेद का डिस्क्रिप्शन है। आपने मोस्टली देखा होगा बरसात के बाद स्किन में छोटे छोटे दाने हो जाना, एलर्जी हो जाना, ये बरसात के बाद शुरू हो जाते हैं। तो यही कारण होता है क्योंकि पित्त स्टोर हुआ, और पित्त स्टोर होने के बाद में अब उसने उपद्रव किया, अब वो टेम्पर हुआ। तो टेम्पर होने से पहले ही अगर उसको डिटॉक्स करके निकाल दिया जाए, जो एक्स्ट्रा पित्त हमारी बॉडी में गया था या जो एक्स्ट्रा एसिडिक चीज़ें हमारी बॉडी में गई थी, अगर बरसात जैसे ही ख़त्म हुई, जैसे नवरात्रे जो आते हैं, नवरात्रे आते ही इसलिए हैं कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर दें, अब जो है स्किन डिजीज़ नहीं होंगी। जैसे हम नवरात्रों में फास्टिंग रखते हैं और फ्रूट फास्टिंग रखते हैं, या पानी, कोई किसी को देखा होगा आपने कि वो पानी पे पूरे नवरात्रे गुजार देते हैं, किसी को देखा होगा कि वो शहद पानी पे पूरे नवरात्रे गुजार देते हैं। तो ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन का सीज़न है। तो बात ये है कि ये जो सीज़न है, अब पित्त स्टोर हुआ था पूरे बरसात के सीज़न में, और अब वो टेम्पर होगा तो आपको स्किन डिजीज़ शुरू हो जाएंगी, स्किन एलर्जी शुरू होगी, दाने निकल जाएंगे, पित्त उछल जाएगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि नवरात्रे जो हमारे इस सीज़न में बनाए गए और मार्च में बनाए गए, वो इसीलिए कि अब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर दीजिए और सेकंड वेदर पर जो खाना पीना है उसको खाने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज़ में जो फर्स्ट एक डिजीज़ होती है, जिसे हम एक्ने कहते हैं, मुहासे कहते हैं, और ये बहुत कॉमन भी होती है लेकिन ये बहुत क्रॉनिक भी हो जाती है। कितने टाइप के एक्ने होते हैं अब हम देख लेते हैं कि एक तो बिल्कुल सिंपल एक्ने होते हैं, जो छोटे छोटे आपको दाने चेहरे पर निकल जाएंगे, चेस्ट के एरिया पर, गर्दन पे निकल जाएंगे। मोस्टली आपने शोल्डर्स पर देखे होंगे और बैक पर देखे होंगे। तो ये एक्ने का पूरा रहता है कि ये मुहासे हैं। तो एक तो कॉमन एक्ने होते हैं, बिल्कुल सिंपल मुहासे होते हैं। दूसरे जो मुहासे होते हैं वो प्यूबर्टी के समय मुहासे होते हैं, जब गर्ल्स और बॉयज़ 13-14 साल की एज उनकी होनी शुरू होती है, तब उनके जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसमें एक्ने जो है वो शुरू हो जाते हैं, और वो मोटी मोटी गांठें उनके चेहरे पर पड़ने लग जाती हैं, और वो एक्ने ही सिस्टिक एक्ने बन जाते हैं कई बार, जब आप अपना खाना पीना नहीं सुधारते। तो सिस्टिक एक्ने जो होते हैं वो फिर क्रॉनिक कंडीशन आ जाती है उनकी, उसे हम कहते हैं कि ये जो रोग है वो आपका बिगड़ गया है, बढ़ गया है, क्रॉनिक हो गया है। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं एक्ने के, किस किस वजह से जो है ये एक्ने हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं। जैसे एज वाइज होते हैं, बच्चा जब 12-13 साल का हुआ तब एक्ने शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण से भी एक्ने होते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब मेनोपॉज का समय होता है गर्ल्स में, लेडीज़ में, तब ये एक्ने भी कई बार आपने देखा होगा चेहरे पे आ जाते हैं, यहाँ पर फुंसियाँ आ जाती हैं, छाती पे और कमर पे आ जाती हैं। और फैमिली हिस्ट्री, किसी की माता पिता को चल रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो फिर बच्चों में भी आ जाते हैं। कई बार ये भी फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है एक्ने होने के रिस्क फैक्टर में। और ऑयल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे जो ऑयली स्किन जिसे कहते हैं हम, तो ऑयली स्किन क्या होती है अभी हम बताएंगे। और कई बार क्या होता है कि आप सोचते हो कि हमारे पोर्स बंद हो गए हैं तो हम फ्रिक्शन करें, यानी कि कोई भी स्क्रबर हम इसमें करें तो एक्ने हमारे ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता।
एक्ने जो होते हैं वो स्क्रबर करने से ठीक नहीं होते हैं। आप स्क्रब नहीं कीजिएगा। जैसे आप पार्लर में जा जाके स्क्रब कराते हैं किसी भी चीज़ से, तो स्क्रब करना जो है केवल डेड स्किन को निकालता है स्क्रब, ना कि एक्ने ठीक करता है। स्क्रब जो होता है वो डेड जो हमारी स्किन हो गई है उसको हम रगड़ के पोंछेंगे तो वो निकालता है। और स्ट्रेस बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है या कारण होता है हमारे एक्ने वगैरह के लिए। इसको आयुर्वेदिक लैंग्वेज में बोलें तो यौवन पीड़िका के नाम से इसका डिस्क्रिप्शन आता है कि यौवन पीड़िका। यौवन मीन्स जो प्यूबर्टी की एज होती है, यानी कि जिसे हम टीन एज बोलते हैं, तो उसे यौवन बोला जाता है। पीड़िका मीन्स मोटी मोटे, जब ये मोटे मोटे फुंसियाँ बन जाती हैं उन्हें पीड़िका बोला जाता है। तो ये है स्ट्रेस के रिस्क, एक्ने होने के, मुहासे होने के रिस्क फैक्टर। और ये मुहासे जो हैं वो केवल आपके चेहरे पर ही नहीं होते हैं, आपके फोरहेड पर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी चेस्ट के एरिया पे, छाती के एरिया पर हो जाते हैं, कमर पे हो जाते हैं और शोल्डर्स पे भी इनको देखने को मिलता है कई बार। जो लड़कियां हेयर्स रूट को निकालना क्या बोला जाता है मैं भूल रही हूँ, पार्लर में जाके, तो जब वो रूट उखड़ती हैं तो उसके कारण से भी कई बार मोटे मोटे एक्ने आपके हो जाते हैं। क्योंकि इसका जो और एक चीज़ मैं बताऊँ जो फिजियोलॉजी होती है वो क्या है, जो जिसे हम सिस्टिक एक्ने कहते हैं, एक्चुअली वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ होती है, स्किन कंडीशन होती है। इन्फ्लेमेटरी माने सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का मतलब है कि जो आपके हेयर्स रूट हैं वो कहाँ पर हैं, उनके नीचे एक ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें सिबेकस ग्लैंड्स बोलते हैं। वो आपकी ग्लैंड से पसीना भी ओपन होता है, सिबेसियस ग्लैंड बोला जाता है, सिबेसियस ग्लैंड। तो वहाँ से पसीना भी आउट होता है, वो पसीने को भी यानी कि टॉक्सिन को सिक्रेट करती हैं कई बार, और वहाँ से एक पदार्थ भी निकलता है। वो ग्लैंड्स बहुत छोटी छोटी सी ग्लैंड्स होती हैं। अगर उन ग्लैंड्स के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर वो आपका स्किन के नीचे आपका बहुत सारा गंदा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, टॉक्सिन इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आप पसीने निकालिए, पसीने निकालिए। तो पसीने निकालने का मतलब है कि आपकी जो स्किन पोर्स हैं वो खुले रहें, ओपन रहें, लेकिन इतने भी ओपन ना हो जाएं स्टीम ले लेके या कुछ ले लेके कि वो जो है आपको उनमें डस्ट पार्टिकल इजीली बैठ जाए, ठीक है, जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। कॉज आपको हमें पता चल गया, रिस्क फैक्टर पता चल गए हैं कि एक्ने जो होता है सिंपल एक्ने होते हैं, सिस्टिक एक्ने होते हैं। सिस्ट में मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं और जो बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, दर्द होते हैं, इस एरिया में बहुत ज़्यादा मोटी मोटी गांठें हो जाएंगी। आप डालेंगे तो सिस्टिक एक्ने आप गूगल पर डालकर देखिएगा, और वो स्किन उसमें से ना एक पस भी निकलता है और दर्द बेइंतहा होता है, तो वो सिस्ट बन जाती हैं वहाँ पर, क्योंकि इतना एरिया अंदर से उनका खोखला हो जाता है कि सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है ना। और वो हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होती हैं, और जो नॉर्मल एक्ने होते हैं वो भी हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और खान पान और लाइफस्टाइल तो है ही है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। ऑयली स्किन का मतलब होता है कि जो हेयर रूट्स हैं आपकी, जो हेयर रूट्स हैं और या हेयर फॉलिकल्स हैं वो विद ऑयल और डेड स्किन जब वहाँ जहाँ पर होती है तो उसको हम ऑयली स्किन बोले जाते हैं। डेड स्किन वहाँ आपकी डेड स्किन का मतलब होता है कि वहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। आपकी जो स्किन को विटामिन ई चाहिए या विटामिन और प्रोटीन विटामिन चाहिए वो वहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो क्या होता है कि वहाँ पर स्किन के नीचे आपके पूरे ऑयल इकट्ठा हो जाता है और डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है। ऑयल जो हमारे सिबेसियस जो ग्लैंड्स होती हैं वो बाहर निकाल देती हैं, उस टॉक्सिन्स को पोर्स के थ्रू बाहर निकाल देती हैं, वो वहीं इकट्ठा हो जाता है। और प्लस ब्लड सर्कुलेशन चेहरे की तरफ नहीं होता, क्योंकि हम इतने स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस लेके बैठे रहेंगे, चेहरे को लटका के बैठे रहेंगे, ना हंसना है ना गाना। पहले लोग हंसते थे, गाते थे, बोलते थे, तो उनका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता था। तो हमें चेहरे को खिला के रखना है, ठीक है ना। तो चेहरे को खिलेगा, आप बोलेंगे, इधर करें, ब्लड सर्कुलेशन, पर्वतासन करेंगे तो चाहे ब्लड सर्कुलेशन चेहरे की तरफ जाएगा। नींद पूरी कीजिएगा, नींद नहीं पूरी होगी तो भी ब्लड सर्कुलेशन चेहरे की तरफ नहीं जाएगा और स्किन डेड हो जाएगी। स्किन डेड होगी तो वो आप स्क्रब करते रहेंगे तो स्किन में और रैशेस भी पड़ जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स होता है कि एंड्रोजेंस हार्मोन होता है जो गर्ल और बॉय में प्यूबर्टी के समय इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये स्किन एक्ने जैसी डिजीज़ देखने को मिल जाती है। और जब ये जो
हमारा हार्मोन है वो इंक्रीज़ होता है तो सेबेसिस जो ग्लैंड होती हैं हमारी वो एनलार्ज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो ये भी एक इसका कारण होता है। तो अब हम जान लेते हैं, सिम्टम तो हमने बता ही दिए, कारण और सिम्टम एक जैसे ही हो गए हैं, तो ये सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण हार्मोनल, लाइफस्टाइल, फूड आपका गलत फूड है, और फिजियोलॉजी हमने बताई दी है, लाइफस्टाइल आपका गलत है, फिजियोलॉजी भी बता दी कि होता क्या है। एक्चुअली डस्ट पार्टिकल हमारे हेयर फॉलिकल्स के नीचे बैठ जाते हैं, ऑयल या डेड स्किन बैठ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन वहाँ नहीं होता, इस वजह से आपको सिस्टिक एक्ने या एक्ने जैसी डिजीज़ हो जाती है। रिस्क फैक्टर भी हमने बता दिए क्या क्या हैं। तो अब हम बात करेंगे सिम्टम। अब एक्ने क्या मानेंगे कि एक्ने है या कोई अलग तरीके की फुंसी हो गई है या कोई फोड़ा हो गया है, तो क्या मानेंगे, एक्ने कब माना जाएगा। तो एक्ने में आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं, उनमें से पस भी निकलता है। कई बार आपने देखा होगा पहले वाइट कलर के दाने अंदर स्किन के अंदर आपको दिखाई देंगे, फिर आपने कई बार फिर आप उनको ऐसे निकालते हैं तो वो निकल भी जाते हैं। फिर सेकंड जो स्टेज आती है उसमें देखा होगा आपने कि ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, काले काले से, आप फिर उनको जाते हैं पार्लर में स्टीम लेकर उनको ऐसे ऐसे करके निकलवाते हैं। ब्लैक हेड्स जो होते हैं, फिर उसकी जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है कि फुंसियाँ, मोटी मोटी फुंसियाँ आपके चेहरे पर, पीड़िका जिन्हें बोला जाता है आयुर्वेदिक लैंग्वेज में, वो निकल जाती हैं। फिर वो दर्द करती हैं, रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, और उनमें और फिर इसकी जो फोर्थ कंडीशन हो जाती है, फिर सिस्ट बन जाती हैं। जब अगर उनका भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो वो सिस्ट बन जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है, वो अगर उसको आप निकाल भी देंगे तो दूसरा बन जाएगा, फिर वो बहुत मोटा मोटा चेहरे पर सिस्ट बन जाती हैं। वो कहीं भी बन जाती हैं, छाती पर, कमर पे, यहाँ पर आपके जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पर बन जाएंगी, और आपका छाती के एरिया पर बन जाती हैं, कमर पे बन जाती हैं। तो ये सारे एरियाज़ इनके होते हैं एक्ने के, आपके मुहासे के। ठीक है, तो अब इनके हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट वही फिर हमारा तो वैदिक और योगिक ट्रीटमेंट रहता है। तो वैदिक आयुर्वेदा की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेदा में बहुत अच्छा डिटॉक्स कराया जाता है। सिस्टिक एक्ने के लिए कुछ लेप होते हैं, लेकिन इसमें इस कलेक्शन को बाहर निकालना, स्किन के थ्रू इसको बाहर निकाल देना, और वहाँ पर फिर उसको दवाइयाँ दे करके वो जो थैली इतनी बड़ी बन गई है, सिस्ट जहाँ पर पड़ी हुई हैं, वो वहाँ से हील करना हम आयुर्वेद का मेन पर्पज़ होता है। तो इसमें लीच थेरेपी भी करी जाती है। कई बार हमने कई पेशेंट को किया है तो बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट आए हैं। लीच थेरेपी का अच्छा रिज़ल्ट है कि वो चीज़, लेकिन ये तो हमने एक्सटर्नल ट्रीटमेंट दिया कि जो कलेक्शन है उसको हमने निकाल दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर अंदर का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, अगर अंदर के रूट कॉज की जब हम बात करते हैं, अगर रूट कॉज आपका ठीक नहीं हुआ है तो बीमारी जो है वो बढ़ती रहेगी और ठीक नहीं होगी। तो रूट कॉज क्या होता है, रूट कॉज है आपका वात पित्त कफ। तो इसमें कौन सा जो कारण है, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, त्रिदोष थेरेपी पर हम चलते हैं, तो कौन सा दोष बढ़ा है, इसमें पित्त जो दोष है वो इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ नहीं हुआ है, पित्त दोष जो है वो स्टोर्ड हो गया है, और स्टोर्ड होकर टेम्पर हो गया है, ठीक है ना, उछल रहा है, उपद्रव कर रहा है, तो उसको हमें शांत करना है। तो जो स्टोर्ड है उसको बाहर निकालना है और उसको शांत करना है। ये हमारे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट का पर्पस होता है। जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो इसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो आयुर्वेदिक उसमें हो गया है आपका, इसमें लीच थेरेपी भी करी जाती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करे जाते हैं, और आपको डायग्नोज करके डायग्नोज ज़रूर किया जाता है कि कहीं हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है। प्यूबर्टी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप ट्रीटमेंट देते रहेंगे, लेकिन इलाज नहीं होता। कई बार फिर से सिस्टिक एक्ने जो है ठीक ही नहीं हो पाते हैं, एक नया बन जाएगा। तो उसके लिए फिर हार्मोनल दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं, ठीक है। और अगर आप एलोपैथ में जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको हार्मोन्स ही देती हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो बहुत अच्छे से रिज़ल्ट उनके नहीं आते। मैंने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं और मेरी बात भी होती रहती है। तो ये है। तो दूसरा है कि भाई आपका ये सारा आयुर्वेदिक मैनेजमेंट हो गया। कुछ दवाइयाँ होती हैं खाने के लिए आयुर्वेदिक, जो आपको इस चीज़ को फिर होने नहीं देती, आगे रोक देती हैं। पहले हमें दुश्मन को रोकना है, फिर दुश्मन को हमें पीछे ले जाना है। अगर क्रॉनिक कंडीशन किसी भी डिजीज़ की है तो पहले हमें दुश्मन को रोकना तो चाहिए, पहले हम पहरेदार तो बने। जब हम पहरेदार बन जाएंगे तब हम बीमारी को पीछे लेकर जाएंगे। तो सब लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कितने दिन में ठीक हो जाएगा, कब तक क्योर हो जाएगा, फिर तो नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो यही हैं कि ठीक होने का जो टाइम पीरियड होता है
वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कंडीशन ख़राब है, और वो अपना लाइफस्टाइल और फूड हैबिट डाइट जो डॉक्टर्स लिख कर देता है अगर उसको बना लेता है। जैसे टीन एज में हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण से पित्तज प्रकृति होती है और हम पित्तज डाइट खा रहे हैं तो वो सारा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए कैसा फॉलो कर रहा है, कितना फॉलो कर रहा है पेशेंट हमारी चीज़ों को, कितना डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है और फूड हैबिट अपनी कितनी अच्छे से उसको रखे हुए हैं, तो जब ये चीज़ें आप पेशेंट फॉलो करता है तो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। वो टाइम पीरियड उसी पर डिसाइड होता है। तो दूसरा हमारा मैनेजमेंट आ जाता है नेचुरोपैथी का मैनेजमेंट। नेचुरोपैथी का मैनेजमेंट में सबसे पहले पेट को ठीक किया जाता है, टॉक्सिन्स को बाहर किया जाता है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन जो बढ़ गए हैं, एल्कलाइन डाइट दी जाती है, फाइबर डाइट में आपको ज़्यादातर कोशिश की जाती है, और कुछ लेप होते हैं और लेप लगाने के लिए दिए जाते हैं जिससे कि वो आपकी डिजीज़ जो है वो ठीक हो जाए और वो आगे ना बढ़े। योगिक मैनेजमेंट है, प्राणायाम का बहुत अच्छा रोल है। पर्वत आसन करिए, ब्लड सर्कुलेशन आपका चेहरे की तरफ जाए, और लॉन्ग ब्रीथ करिए आप, और मेडिटेशन करिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एक्ने को, सिंपल एक्ने को ठीक करने के लिए। लेकिन सिस्टिक हो गए हैं, क्रॉनिक हो गए हैं, तो उनको आपको किसी डॉक्टर की, अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर के ठीक करना चाहिए। काउंसलिंग सेशंस हैं, तो ये मेरे सारे काउंसलिंग सेशन ही हैं। काउंसलिंग सेशन तो आप सबको फ्री में मिल रहे हैं। सबको मेरी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, किसी को कुछ भी फ़ायदा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और आज का टिप्स जो एक्ने के लिए है मेरा, वो है कि अगर सिंपल एक्ने हैं, छोटे छोटे एक्ने हो गए हैं, ईचिंग होती है, तो एक सिंपल जायफल आता है, जायफल को आप पत्थर पे घिस के उसको अप्लाई कीजिए, तो आपको स्किन के जो ईचिंग है, जो आपके डेड स्किन है, और जो एक तरह से वो एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटीबायोटिक क्रीम का काम करती है आपकी जायफल। तो जायफल आप लगा सकते हैं, इस तरीके की आपके उसमें है। हल्दी का लेप लगा सकते हैं। स्क्रब मैंने करने के लिए बताया था, जैसे आप जाते हैं और स्क्रब करवाते हैं तो अपना हल्का सा स्क्रब यूज़ कीजिए। आटे का चोकर ले लीजिए या तो बेसन ले लीजिए, थोड़ा मोटा हो, थोड़ा दरदरा बेसन हो, और उसको आप कच्चे दूध में मिलाकर हल्के हाथ से ऊपर की साइड में मसाज कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी डेड स्किन ख़त्म हो जाएगी। किसी को एक्ने नहीं है तो भी आप अपने हफ्ते में 15 दिन में एक बार इस तरीके की मालिश आप अपने चेहरे की खुद कर सकते हैं। कच्चे दूध में आप हल्का सा चोकर मिला लीजिए, आटे का चोकर या मोटा मोटा सा आटा जो गांव में चक्की पे पिसता है, वो आटा बहुत महीन नहीं होता, बहुत अच्छा होता है खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। तो उससे आप हल्की हल्की ऊपर की साइड में मसाज करनी है, ऐसे नहीं करते हैं हमेशा, ऊपर की साइड में ऐसे करके मसाज धीरे धीरे करिए तो आपकी डेड स्किन जो है निकल जाती है। इस तरीके से करिए आप अपने एरिया पे, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी। तो कच्चे दूध से नरिशमेंट भी स्किन को मिलेगा और जो डेड स्किन है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और इसको करने के बाद हल्की सी भगोने में पानी करके आप टॉवल को ढाँप करके आप स्टीम ले सकते हैं, जिससे कि जो मालिश का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है स्किन को नरिश करना। दूसरा होता है कि जो टॉक्सिन है उनको लूजन अप करना। मालिश का मतलब ये नहीं होता कि हमने उसको बस बहुत अच्छी सी मसाज कर ली तो हम बहुत खिल गए, नहीं। टॉक्सिन को, जो टॉक्सिन्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो ब्लैक हेड्स हो गए, उनको हमें लूजन अप करते हैं, हम उनको लूज़ करते हैं, और जब हम स्टीम लेते हैं तो पसीने के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ आप कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा और है तो नीम की पत्तियां डालकर आप स्टीम ले सकते हैं। नीम एंटीबायोटिक होता है और ठंडा होता है, पित्त को शांत करता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आप करिए। लेकिन किसी को अगर सिस्टिक एक्ने है और या एक्ने बहुत क्रॉनिक है या ठीक नहीं हो रहे हैं इन सब चीज़ों को करने से, तो आपको रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। रूट कॉज पर काम करने के लिए आपको एक डॉक्टर वंदना से सलाह लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर वंदना के पास आइए और सलाह लीजिएगा, या आपके पास कोई और अच्छे डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, योग, जो सब कुछ करते हों, जो अच्छे से ट्रीटमेंट करते हों, जो वास्तव में वैदिक और योगिक साइंस में प्रैक्टिस करते हों, उनसे आप सलाह ले सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है। मेरे नंबर मेरी वीडियो के ऊपर आपको दोनों मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आपका ईमेल, वेबसाइट सब है, आप बात कर सकते हैं। कहा जिनको सच में प्रॉब्लम है वो बात करें, और अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ तो कोई और फ़ोन उठाएगा तो वो अपॉइंटमेंट ले लेगा और मैं आपको बिल्कुल फ़ोन पर बात कर सकती हूँ। लेकिन ज़रूरी है कि जेन्युइनिटी होनी चाहिए, जेन्युइन लोग ही फ़ोन करें। किसी को भी हाइपर एसिडिटी, फैटी लीवर, अल्सर, पाइल्स
इस तरीके की डिजीज़ कोई भी सलाह ले सकते हैं, कर सकते हैं अच्छे से।